तो बात करेंगे अब कादिरोव का मिशन इम्पॉसिबल, यानी कि यूक्रेन में अब चेचन कमांडर्स वो करने वाले हैं जो उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। पुतिन के राइट हैंड, उनके सबसे बड़े हिटमैन रमजान कादिरोव को यूक्रेन में अब नई सुपारी मिली है, जिसके बाद अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यूक्रेन की जंग और ज्यादा खूनी होने वाली है। बॉर्डर पर पुतिन के कादिरोव को क्या ऑर्डर भेजा है, यूक्रेन के युद्ध के लिए कादिरोव को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन युद्ध कौन लड़ रहा है? रूस ही जो पुतिन कहे वही सही। पुतिन के एक इशारे पर खून की नदियां बहाने वाला दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका, जिसे न टैंक की जरूरत है न मिसाइल की, फिर भी जंग में खौफ का जलजला लाने के लिए उसका नाम ही काफी होता है। नाम तो आप जानते ही हैं, रमजान कादिरोव। ये ऐसा खूंखार है कि उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। इसके शौक आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मगरमच्छ पालता है, आर्मी का ड्रेस पहनता है, लंबोर्गिनी से चलता है, अपने मजे के लिए प्राइवेट चिड़ियाघर भी रखा है, और ये सब पुतिन की भक्ति का परिणाम है। इसलिए जैसे ही पुतिन का ऑर्डर आता है, दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका अपनी किलर ब्रिगेड के साथ मिशन पर निकल जाता है। जैसे इन दिनों यूक्रेन की धरती पर मौत का खौफ बांट रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरोव और उसके चेचन लड़ाकों की मौजूदगी के आरोप लगे। बुचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा दिया, उसमें भी कादिरोव के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाश लीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरोव की प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवरोडोनेस्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। ये वही रमजान कादिरोव है जिसने पुतिन के कहने पर सीरिया में इतनी कब्रें खड़ी कर दी थी कि रमजान कादिरोव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कादिरोव अब एक नए मिशन पर है, उसे नई सुपारी मिल गई है, और ये किसी आदमी की हत्या की नहीं है, ना ही किसी राजनेता के कत्ल की है। वो एक देश के खिलाफ है। वो देश है यूक्रेन, जिसे मिटाने के लिए कादिरोव फुल ऑन एक्टिव हो गया है। Украина это закрытый вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. चेचन लड़ाकों की लड़ाई और रमजान कादिरोव की सक्रियता को देखकर विदेशी मीडिया दावे कर रही है कि पुतिन के इशारे पर यूक्रेन की असल लड़ाई को रमजान कादिरोव ही अंजाम दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से चेचन फोर्स के हमले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। चेचन लड़ाकों का हमला नंबर 1। चेचन लड़ाकों का हमला नंबर 2। चेचन लड़ाकों का हमला नंबर 3। चेचन लड़ाकों का हमला नंबर 4। चेचन लड़ाकों का हमला नंबर 5। कुछ ऐसे ही यूक्रेन में हमला कर रमजान कादिरोव के लड़ाके ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ये चेचन लड़ाकों के युद्ध का लाइव वीडियो है। इस वीडियो को चेचन के हेड रमजान कादिरोव ने जारी किया है।
दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को देखकर यूक्रेन के सैनिक दहशत में आ गए हैं। दावा है कि चेचन लड़ाकों की इस बर्बरता ने यूक्रेन की सेना में खौफ भर दिया है। इस वीडियो को चेचन कमांडर रमजान कादिरव के आधिकारिक चैनल कादिरव 95 की तरफ से शेयर किया गया है। वीडियो में रमजान कादिरव के लड़ाके और यूक्रेन का एक घायल सैनिक लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। चेचन लड़ाकों की तरफ से जारी इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चेचन लड़ाकों के कहर ने यूक्रेन की सेना में इस कदर दहशत पैदा कर दी है कि अब यूक्रेन के सैनिक चेचन लड़ाकों के खिलाफ जंग लड़ने से कतरा रहे हैं। Фамилия? Максимец Антон Анатольевич. Откуда сам? Винницкая область. रमजान कादिरव राष्ट्रपति पुतिन का वो वफादार जिसे दुनिया चलती फिरती किलिंग मशीन कहती है। रमजान कादिरव राष्ट्रपति पुतिन का वो खास कमांडर जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द नहीं। वो एक बार फिर धमकी पर उतर आया है। कादिरव के मुताबिक वो इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नेटो को सजा भी देंगे। На днях вы увидите настоящую спецоперацию, которая видно будет, как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и из Украины. चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने अपना ये नया बयान अपने मास्को दौरे के बाद दिया। जून के पहले हफ्ते के दौरान कादिरव रूस की राजधानी मॉस्को में नजर आया था और उसने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात भी की थी। कमांडर कादिरव के मुताबिक अब उसे और उसके लड़ाकों को डॉनबास में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को तेज करने का जिम्मा सौंपा गया है। यानी मरियुपोल में कहर मचाने के बाद अब डॉनबास में कमांडर कादिरव अपने लड़ाकों के साथ कत्लेआम का कोहराम मचाने वाला है। लिहाजा डॉनबास के मैदाने जंग में पहुंचने से पहले ही उसने राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक माफिया डॉन करार देते हुए उन्हें राष्ट्रपति पुतिन से माफी मांग लेने की नसीहत भी दे डाली है। चेचन कमांडर रमजान कादिरव की धमकी के बाद डॉनबास से चेचन सेना की गोलीबारी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कमांडर कादिरव के लड़ाके कैसे झाड़ियों पर गोलीबारी कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को रिलीज करने का मकसद डॉनबास में जंग लड़ रही यूक्रेन सेना को एक मैसेज देना है। मैसेज कि वो कहीं भी छिप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया कमांडर कादिरव के चेचन लड़ाकों की बर्बरता से अच्छी तरह से वाकिफ है। रमजान कादिरव दुनिया के किसी भी नियम को दिल से तोड़ने की पुतिन की अदा का कायल है। पुतिन ने कहा रात है तो रमजान कादिरव ने कहा रात है। रमजान कादिरव पुतिन के प्रति वफादारी निभाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कादिरव के लिए अगर कोई बेशकीमती चीज है तो वो है पुतिन का आदेश। यूक्रेन पर पुतिन के चढ़ाई करने का ऐलान रमजान के लिए सपने जैसा था। वो सालों से इसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही पुतिन का ऑर्डर चेचन्या की राजधानी ग्रोन्जी पहुंचा, रमजान अपनी खूंखार सेना के साथ यूक्रेन कूच कर गया। और फिर यूक्रेन में जो हुआ उसने कादिरव के नए खौफ की नई दास्तान लिख डाली। रमजान कादिरव अपने मिशन यूक्रेन को पूरा करने के लिए लड़ाकों को किस लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रमजान कादिरव की अब तक की जिंदगी की कहानी जान लीजिए, क्योंकि उसको जाने बिना रमजान कादिरव की खौफ वाली वारदातों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रमजान कादिरव को समझने के लिए आपको रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1855 किलोमीटर दूर चेचन्या के कैपिटल ग्रोजनी चलना होगा, जहां राज तो रमजान कादिरव का है लेकिन सिक्का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चलता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तब चेचन्या ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस को यह गवारा नहीं था। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रूस ने कुछ समय बाद पैर पीछे खींच लिए। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचन्या में कहर ढा दिया। चेचन्या को रूस के कंट्रोल में ला दिया गया।
ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत हो गया, फिर शुरू हुआ आतंकवाद। इससे निपटने के लिए रूस ने वही खेल खेला जो हर देश में खेला जाता है। पैसे और पावर का लालच दिखा के विद्रोहियों को तोड़ दिया गया। अहमद कादिरोव अपने साथी विद्रोहियों को छोड़कर रूस के साथ आ गया, लेकिन 2004 में वो अपने पुराने साथियों के हाथों मारा गया। फिर उसका बेटा रमजान कादिरोव वहां का प्रधानमंत्री बना। अब वो पुतिन का आदमी था चेचन्या में, जहां पर हमेशा रूस से अलग होने के नारे लगाए जाते थे। वहां रमजान ने रूस की सत्ता फैला दी। रूस की चिंता अब कम हो गई थी। फिर चेचन्या को भी फायदा होने लगा था। वहां का 80% बजट रूस से फाइनेंस होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई, चमकते मॉल। रमजान भी एक धनी आदमी बन गया और 2007 से चेचन्या का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन के एक इशारे पर अपने खूंखार लड़ाकों को साथ लेकर ऑपरेशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो निकल गया। रूस ने इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। युद्ध के दौरान कादिरोव कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही है। कादिरोव ने कई बार इसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया। कादिरोव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहां तक कह दिया कि मारियुपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी। और माना जा रहा है कि कादिरोव अब मारियुपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं ताकि अपने सुपर बॉस पुतिन के फरमान को अमली जामा पहना सके। और यूक्रेन पर हमले के शुरुआती दिनों में ही रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पुतिन की सेना के करीब 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कीव की घेराबंदी भी कर ली थी। न्यूज 18 की टीम कीव के गोरेनिका इलाके में पहुंची, जहां हर ओर रूसी सेना के हमले की वजह से बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। अब पुतिन की सेना से लोहा लेने वाले इलाके में लोग हमले में तबाह हुए कारखानों और फैक्ट्रियों की मरम्मत में जुट गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर रूसी सेना दोबारा इस इलाके में हमला करेगी तो उसे फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। 100 दिन बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। चारों तरफ तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कीव के बाहरी इलाके गोरेनका में है, जहां हम आपको ध्वस्त होती पूरी फैक्ट्री, वहां मौजूद गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। किस तरह से ये पूरा जो फर्नीचर का कारखाना था ये ध्वस्त हो चुका है। यहां से लकड़ियां एक्सपोर्ट होती थी, आप तस्वीरों में देखेंगे गाड़ियां, मशीनरी सब जलकर खाक हो चुके हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन जंग के मैदान में रूस को टक्कर दे रहा है, तो वहीं कीव, जहां भारी तबाही शुरुआती दौर में हुई थी, जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने की कोशिश यहां की जा रही है। वापस यूक्रेन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो नुकसान हुआ था उसको, जो बिल्डिंग, जो कारखाने नेस्तनाबूद हुए थे, उनको वापस बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो यूक्रेन के लड़ाके हैं जो जरूरत पड़ने पर भी इन्होंने बंदूक उठाई थी, रशियन सैनिकों का मुकाबला किया था। अब जब कीव और उसके आसपास से खदेड़े जा चुके हैं रशिया के सैनिक, अब यहां जो नुकसान हुआ है उसको वापस से खड़ा करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर इनको
गलत चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय सेना स्वेच्छा से सैनिक नहीं, स्वेच्छा से सैनिक भर्ती होने आ रहे हैं। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से वो भूमि जो कि आंदोलन की भूमि है, लेकिन आज एक ऐसी आंदोलन जिसकी चर्चा बिहार के इस आंदोलन की पूरे देश में तो हो रही है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। सवाल ये है कि छात्रों को किसने गुमराह किया है? अगर सरकार की एक योजना है, अगर कुछ उसमें दिक्कतें हैं, कुछ बातें होनी है, कुछ बैठकें होनी है, तो कौन है जो चाहता है कि ट्रेनों को फूंक देने की तस्वीरें सामने आए और इस आंदोलन का रुख मुड़ जाए? लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको इस वक्त दे दूं, ताजा जानकारी मैं दे दूं, ये एक बड़ी बैठक हो रही है और एक पूरी एक टीम जो है मेरी, वो इस वक्त मेरे साथ है। स्वाति मेरे साथ है, ब्रजमोहन मेरे साथ है, इसके अलावा मेरे सहयोगी प्रशांत भी मेरे साथ है। इन सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दूं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की एक बड़ी बैठक इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे मामले को लेकर चल रही है और इसमें तीनों सेना प्रमुख है और तीनों सेना प्रमुख की मौजूदगी के साथ ये चर्चा की जा रही है कि आखिर वो कौन सा रास्ता, वो कौन सा विकल्प हो जिसके जरिए हम देश भर के छात्रों के गुस्से को शांत कर सके। क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो कल से लेकर तस्वीरें कुछ दिनों तक आती रही है, उसके बाद ये चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आती रही कि वहां पे परेशानी है, जौनपुर वो जगह है, बलिया वो जगह है जहां पे दिक्कतें हैं। इसके अलावा मैं जहां पे मौजूद हूं उसकी तस्वीर मैं सबसे पहले दिखा दूं, फिर एक एक करके मैं अपने तमाम सहयोगियों का रुख करूंगी। ये पटना का हार्ट प्लेस आप कह सकते हैं, ये पटना जंक्शन है और आप देखिए जब ट्रेनों को फूंकने की खबर सामने आई उसके बाद कैसे ये टीमें अलर्ट हो चुकी है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पुलिसकर्मी की मौजूदगी है ताकि आज कोई अनहोनी ना हो, आज कोई परेशानी ना हो। इसके लिए चप्पे चप्पे पे, हर कदम पे सुरक्षा बलों की तैनाती, पुलिसकर्मियों की तैनाती और कोशिश बस इतनी सी है कि अब किसी आम व्यक्ति को कोई दिक्कत कहीं से भी ना आए। आप ये कह सकते हैं कि राहगीरों के अलावा, यात्रियों के अलावा परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी के लिए मैं अपने सहयोगी का रुख करती हूँ। ओवर टू यू। जी रीमा, इस वक्त हम रोहतक में बने हुए हैं और इस बीच जो पूरी हिंसा इस वक्त देश में चल रही है अग्निपथ योजना को लेकर, उसके बारे में वायुसेना प्रमुख ने भी बयान दिया है। जो देश में हिंसा चल रही है उसका उन्होंने विरोध किया है और साफ शब्दों में कहा है कि देश में सेना में भर्ती होने वाले युवाओं में जोश की जरूरत है, हिंसा की कोई जगह इस देश में नहीं है। हमारी फौज और जो वॉरफेयर का नेचर है वो बदलता जा रहा है। इसके तहत हमें नए जोश, नए जज्बा और नए विचार वाले युवकों की बहुत ज़रूरत है। किसी भी देश में हिंसा के लिए स्थान नहीं है और ये जो नौजवान हैं इनको पहली बात इस स्कीम के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलनी चाहिए, उनको देनी चाहिए। पहले तो मुझे अपने एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स को ये बताना है कि इस नए स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, ताकि यही लोग बाहर अपने गाँव में इसी के बारे में सबको जानकारी दे सकें। और इस वक्त अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये पूरा आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार कदम नहीं उठा रही। अभी मैंने आपको खबर अपडेट की कि एक बड़ी बैठक चल रही है केंद्रीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी है और इस बीच जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर आंदोलन की भीड़ में कई ऐसे चेहरे चले जाते हैं जो उस आंदोलन का पूरा रुख जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या इन छात्रों की नाराजगी को लेकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो जिला जो आज वहां पे कुछ छात्र नाराजगी में आकर, और क्या उनके बीच कोई ऐसा शरारती तत्व भी है जो चाहता है कि वो कानून हाथ में ले? ये सवाल सबसे अहम, सबसे संजीदा, सबसे गंभीर इस वक्त बना हुआ है और मौजूदा वक्त में सबकी निगाहें यही टिकी हुई है कि आखिर छात्रों की नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाता है, क्योंकि अब कानून हाथ में लिया जा रहा है। जैसे कल की तस्वीरें आई, दानापुर की तस्वीर आई, इसके अलावा आरा से तस्वीरें आई। आज भी कमोबेश वैसी सिचुएशन है, लेकिन बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार में कल शाम में जो प्रशासनिक टीमों की बड़ी बैठक हुई
उस बड़ी बैठक के जरिए ये तय किया गया कि अब कहीं से भी किसी भी अनहोनी की खबर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कल पूरे दिन पूरे देश में सिर्फ बिहार की चर्चा होती रही, जलती ट्रेनों की चर्चा होती रही। उन तमाम तस्वीरों को देखते हुए अग्निपथ योजना को लेकर जौनपुर में भी दूसरे दिन भारी बवाल देखने को मिला है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिकरारा थाना क्षेत्र के बगदूरपुर पुल के पास, जो रायबरेली हाईवे का पुल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि यहीं पर आगजनी उपद्रवियों ने कर करके पुलिस वाहन पर पथराव किया और रोडवेज बस पर भी बाकायदा पथराव किया और पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर भी उन्होंने पथराव करते हुए रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया गया बदलापुर में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र हो या फिर बदलापुर में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा है। बाकायदे पथराव करने के बाद रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया गया है। घंटों बस जो है धू कर जलती रही। अब आलम यह है कि जौनपुर प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी संदिग्ध इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जहां पर आशंका है प्रशासन को कि वहां पर बवाल हो सकता है, वहां पर उपद्रवी पहुंच सकते हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल अभी जिले के 2 इलाकों में जो है बवाल की सूचना पर वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी भेजा गया है। अब जो है उपद्रवियों द्वारा जो मामला किया जा रहा है वो शांत हो गया है। ज्यादा उपद्रवियों की संख्या बताई गई है जो प्राइमरी में पहुंचकर जौनपुर में दूसरे दिन बवाल काटा है। अब देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रही हिंसा की आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है यूपी के जौनपुर की, जहां पर गाड़ियों में आगजनी की गई। पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी पथराव कर दिया गया। रोडवेज की जो बसें थी उनको भी निशाना बनाया गया। वहीं बिहार के जहानाबाद में वहां की भी तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी ही देखने को मिली। वहां पर भी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। और कल बिहार के दानापुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वहां पर तो ट्रेनों को निशाना बनाया गया था और ट्रेनों में आगजनी की गई थी। हालांकि उसके बाद पुलिस जो है अब बिल्कुल फॉर्म में है, एक्शन में है। जगह जगह पर वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि और कहीं पर हिंसा की ये जो आग है वो कहीं और ना भड़के। लेकिन पूरे देश में कई हिस्सों में, बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, बिहार से सबसे ज्यादा हिंसा वहां पे देखने को मिली है। 3 दिन से वहां पर गाड़ियां फूकी जा रही हैं, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, ट्रेनों का रास्ता रोका जा रहा है। छात्र जो कैंडिडेट्स हैं, जो सेना में भर्ती होने का सपना लिए बैठे थे, जब उनको अग्निपथ स्कीम का पता चला तो गुस्से से वो फट पड़े। उनको डर इस बात का है कि 4 साल बाद उनका क्या होने वाला है। उनको अपने भविष्य का डर सता रहा है। उनका कहना है कि तैयारी उन्होंने की थी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए न्यौछावर करने की, लेकिन 4 साल बाद, 4 साल की जो ये लिमिट सरकार ने लगाई है उस पर उनका आक्रोश है। लेकिन इस आक्रोश में वो ये लोकतंत्र की जो दहलीज है वो ये लांघ गए हैं कि हिंसा पर उतारू हो गए हैं और उसी वजह से जगह जगह आगजनी की जा रही है, पथराव हो रहा है, पुलिस तक से लोग भिड़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसके बावजूद, और ये हाल तब है जब सरकार ने कई आश्वासन भी दे दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आज ही ऐलान किया है कि अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बल में भी 10% तक रिजर्वेशन उनको मिलेगा। उसके बाद भी सरकार उनके लिए काम करने की जो उनको है आश्वासन दे रही है कि पूरा ये इंश्योर किया जाएगा कि 4 साल बाद उनको नौकरियां मिलें, वो आगे की तैयारी के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा या वो बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार उनका ख्याल रखेगी और उसके लिए इस 4 साल के दौरान जब वो अग्निपथ स्कीम के तहत जब वो और एक बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए हम चलते हैं अपनी सहयोगी रीमा के पास।